कि अगर आपको आईएएस बनना है तो अगर कोई एक स्किल आपको चाहिए तो वो है केवल उत्तर लिखने की स्किल। और मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आते हैं जिन लोगों ने अपने उस प्रयास में सफलता हासिल की जब उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, कम पढ़े, उसके बाद भी सफल हुए। और जब मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर आता ही नहीं है। पहले ऐसे बहुत सारे आईएएस टॉपर्स हैं, उनकी प्रकृति से, उनके अभ्यास से, पढ़ाई करने की मात्रा से, पढ़ाई करने की शैली से परिचित हूँ। और बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश टॉपर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा गुण लेखन शैली का था। उनको ये पता था कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है। देखिए, परीक्षक आपको नहीं जानता, उसकी आपको जानने में रुचि भी नहीं है ना। उसके पास तो आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी उत्तर पुस्तिका। आपकी उत्तर पुस्तिका से ही आपके पूरे व्यक्तित्व को वो समझेगा। और इस परीक्षा में 2025 में से 1750 अंक आपके लिखे हुए पर आने हैं। लेखन सुंदर होना चाहिए, लेखन में प्रभाव ऐसा हो कि कोई परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसके मन में ये भाव है कि बस इसी बच्चे को ढूंढने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था और वो आपको बहुत अच्छे अंक देके, मतलब कम से कम उसकी तरफ से आपके आईएएस बनने की बाधाएं समाप्त हो जाएं। आगे तो ठीक है, इंटरव्यू भी है, बाकी पक्ष भी है। तो क्योंकि परीक्षक के लिए आप केवल एक उत्तर पुस्तिका हैं, इसलिए सारा फोकस हमारा इस बात पर आज के सेमिनार में रहेगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका ऐसी कैसे बने कि परीक्षक को रियलाइज हो कि इसी व्यक्ति को चुनने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहला पक्ष मैं बता चुका हूँ, वो ये कि उत्तर लेखन का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी सफलता टिकी है इसी के ऊपर। इससे अंतर इतना पड़ता है कि मतलब दो तरह के लोग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, निशांत जैन को इतना ऊंचा रैंक मिला, मतलब लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा, मैं निशांत से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। एक लड़का 236वां रैंक आईएएस में है पहले अटेम्प्ट में, और उसको खुद पर भरोसा नहीं था। उसने मेंस देने के बाद तय किया कि मैं विषय बदल के फिर तैयारी करूंगा। उसने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य से 2008 में एग्जाम दिया। जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्जाम तो उसको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूं, मुझे भरोसा नहीं जम रहा, मैं हिस्ट्री छोड़ के फिलॉसफी लेना चाहता हूं। मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था उस समय। उसने मेंस देने के बाद फिलॉसफी में एडमिशन लिया, फिलॉसफी पूरा 3 महीने पढ़ भी लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ। संयोग से हुआ यह कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो हर उम्मीदवार से पूछते थे ईश्वर के बारे में, उम्मीद और अध्यात्म के बारे में। और जब कोई आध्यात्मिक बात करता था तो सुर से सुर मिल जाता था, उनके बहुत खुश होते थे। ये जेएनयू से पढ़ा हुआ था। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है, उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अम्बेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहाँ पर ज़्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं। बच्चा अड़ा रहा अपनी बात पे। उसने कहा, है ही नहीं ईश्वर तो मैं क्यों मानूं। और जब उसको बाद में ये पता लगा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे वो ये वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में, तो उसने सिर पीट लिया और उसने कहा कि अच्छा हुआ, विषय चेंज कर लिया, अगली बार ठीक से दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल। इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, साधारण अंक आए, लेकिन मेंस में उसने झंडे गाड़ दिए थे। दोनों विषयों में 350 की रेंज या उससे ज़्यादा नंबर उसके आए। और वो इसलिए आए क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि हिस्ट्री के जिन प्रश्नों को लेकर उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं, वो प्रश्न उसने बाकी लोगों की तुलना में इतने अच्छे लिखे थे कि परीक्षक उसकी उस मौलिकता से प्रभावित हुआ और इतने सारे नंबर उसको देके आईएएस बना दिया।
और मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूँ जो कम पढ़े थे और IAS बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूँ जो खूब पढ़े और उसके बाद भी IAS नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। इसलिए थोड़ा ध्यान से, केयरफुल होकर सारी बातों को समझिए और फिर आज से ऐसा लिखिए कि कालिदास को लगे कि मैं सही देश में पैदा हुआ था, मेरे देश का सिलेक्शन गलत नहीं था। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, एक काल्पनिक से बात करते हैं, एक अच्छा उत्तर कैसा होता है। ये बात आपने खूब सुनी होगी कि उत्तर अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा उत्तर कैसा होता है, उसको पहचाने कैसे। तो कुछ 5-6 कसौटियां पहले दिमाग में रखते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न पर बात करेंगे कि अच्छे उत्तर के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। जो अच्छा उत्तर लिखने के चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को एक एक करके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको उदाहरण के साथ समझ में आए कि कैसे मैनेज करना है। देखिए, अच्छे उत्तर में कुछ कसौटियाँ हैं। सबसे पहली कसौटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा अच्छे उत्तर में जो विस्तार है या उसकी जो परिधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए। तो पहले हम केवल पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि उसमें अनुपात और संतुलन, इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, अनुपात का, संतुलन का। तीसरी बात, एक अच्छा उत्तर हमेशा प्रामाणिकता से भरा उत्तर होता है, ऑथेंटिसिटी से भरा होता है या ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। तीसरी बात, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। और ये प्रामाणिकता किस सेंस में है, हम प्रश्न लेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे उसको। ये तीनों बातें उत्तर के कंटेंट को लेकर हैं कि उत्तर की विषय वस्तु क्या है, आप उत्तर में क्या लिखने वाले हैं। और जो बाकी बातें हैं उनका संबंध उत्तर के प्रेजेंटेशन से है। और जब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो भाषा है वो कुछ गुणों से युक्त होनी चाहिए। भाषा में कौन से गुण होने चाहिए, लिस्ट बनाते हैं अभी। और पांचवी बात, भाषा के अलावा जो नॉन लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो इसको हम प्रस्तुतिकरण कह के अभी काम चला देते हैं। प्रस्तुतिकरण की कुछ तकनीकें आपके पास ऐसी हों जो आपके उत्तर को खतरनाक बना दें। ये 4-5 बातें दिमाग में रखते हैं। इनमें से देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी ये होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पे चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। इस वही को मैं उद्धरण चिन्ह में लिख रहा हूं, जोर देके लिख रहा हूं। जो पूछा गया है वही लिखे। और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब वही के दो मतलब ये हैं, एक तो अनावश्यक बातें ना लिखें। ऐसा लालच कई बार हो जाता है, जैसे आपने एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत ही गहराई से पढ़ा, प्रश्न उसके बारे में आया किंतु उस कंटेक्स्ट में नहीं आया जो आपने पढ़ा हुआ था। ऐसा होता है, कई बार होता है। अब आपको बेचैनी इस बात की है कि जो मैंने पढ़ा था वो जीवन में इसी एक दिन काम आ सकता था और आज ही वो काम नहीं आ रहा। और आप परीक्षा को थोड़ा प्रभावित करना चाह रहे हैं कि देखो मैंने कितना पढ़ा है। उस समय अपने मन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बेहद मुश्किल। जैसे आपने द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम ठीक से पढ़ा हुआ है, पहले किसने किस पे हमला किया, फिर क्या हुआ, स्टालिन ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, अमेरिका कब कूदा, इंग्लैंड का क्या रोल था, जापान, जर्मनी, सब आपने रटा हुआ अच्छे तरीके से। और आपको किसी अध्यापक ने बता दिया है कि इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर प्रश्न आने की खतरनाक संभावना है। इससे आपका उत्साह और बढ़ गया है। प्रश्न आया भी, लेकिन बदल के आ गया। और प्रश्न ये पूछा है, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वैसा क्या करते
कि दूसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आती। प्रश्न ये पूछ लिया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से नहीं आया है सवाल। सवाल तो आया है, बस ये है कि सवाल में वो मसाला काम नहीं आ रहा जो आपने याद कर रखा था। आपने अच्छे से तैयार किया हुआ था कि सैंडविच बना दूंगा मक्खन लगा लगा के, लेकिन मक्खन बेकार हो गया, सड़ गया सारा का सारा। अब ऐसे में कई बच्चे ना अपना वो लालच, जोश, उत्साह रोक नहीं पाते हैं। वो 200 में से 150 शब्दों में बताते हैं कि पहले ये जान लेना जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या क्या था। 150 शब्द में वो सब बकवास लिखने के बाद फिर कहते हैं अब सवाल है कि मैं ऐसा क्या करता कि ये सब न होता। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, आपने विषय को जितना भी पढ़ा है ये मानकर चलिए कि परीक्षक से कम पढ़ा हुआ है। अगर परीक्षक से कम पढ़ा है तो आपका लिखा हुआ कुछ भी उसको रोमांचित नहीं करने वाला, और विशेष तौर पर तब जबकि वो पूछा ही ना गया हो, तब तो बिल्कुल रोमांचित नहीं करने वाला। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अच्छे से अच्छी बात उस प्रश्न के उत्तर में लिखी जहां उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो अच्छे से अच्छी बात आपके लिए घातक है, नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है। तो क्या लिखना है? जो पूछा है सिर्फ उतना लिखना है। और दूसरी बात है, जो पूछा है उसमें से कुछ ना छूटे। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के एक से ज्यादा संदर्भ होते हैं और हम प्रश्न के उन सारे संदर्भों को समझे बिना किसी एक आध संदर्भ को फोकस कर लेते हैं या किसी एक दो संदर्भों को छोड़ देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। इसको हम दर्शन की भाषा में, रीजनिंग या लॉजिक की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न को समझने की प्रक्रिया में या उत्तर लिखने की प्रक्रिया में न तो अतिव्याप्ति हो न ही अव्याप्ति हो। कुछ ऐसा न छूटे जो पूछा गया है, कुछ ऐसा न लिखें जो नहीं पूछा गया है। एग्जैक्ट तरीके से समझना है, अभी अभ्यास करेंगे। अभी तक रैंडम सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, समझ लें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। हमसे जो मिस्टेक्स होती है उनमें से एक ये भी है कि एक पक्ष बहुत छोटा हो गया, एक पक्ष बहुत बड़ा हो गया, तो उससे उत्तर लंगड़ा सा लगता है। ऐसा लगता है कि एक तरफा झुका हुआ है, सीधा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि परीक्षक ज्यादा जानना चाह रहा था ये वाली बात और आपने ज्यादा मात्रा में लिखी है दूसरे वाली बात। तो फिर वो अंततः परीक्षक जो अंक देगा ना, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परीक्षक को उत्तर पढ़ के अच्छा महसूस होना चाहिए, और अच्छा महसूस होने में बहुत सारे पक्ष काम करते हैं, जिसमें एक पक्ष ये भी है कि जो वो जानना चाह रहा था वो उसे मिला या नहीं मिला, ठीक से मिला या नहीं मिला। असली बात केवल मनोवैज्ञानिक है। मैं अक्सर इंटरव्यू की क्लास में कहता हूं कि इंटरव्यू में नंबर लेना केवल मनोवैज्ञानिक मसला है। अगर आप उस मनोविज्ञान को समझ जाएंगे जिस मनोविज्ञान से परीक्षक आपसे सवाल पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक यही बात मुख्य परीक्षा में, अगर आप परीक्षक के मनोविज्ञान को कैच कर पा रहे हैं तो आपको सारी युक्तियां समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अभी मोटी मोटी बातों में एक बात यह है कि आपके अनुपात और संतुलन बना रहे। दूसरी बात, ये केवल विस्तार पढ़ने के मामले में नहीं है। अगर किसी प्रश्न में आपकी राय पूछी गई है तो कभी भी अपनी राय देते हुए हमेशा ध्यान रखें कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का, या जो भी दो पक्ष हो सकते हैं उस राय के मामले में, उनके बीच का संतुलन। संतुलन का मतलब 50-50 नहीं होता है कि आप हमेशा बराबर की बात करेंगे। आपके उत्तर के अच्छे होने का तीसरा और शायद इन दोनों की टक्कर का महत्वपूर्ण पक्ष है प्रामाणिकता। देखिए, प्रामाणिक व्यक्ति और एक अप्रामाणिक व्यक्ति में अंतर यही है। मैं उत्तर लेखन के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, दर्शन के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो उस क्लेम के पक्ष में आपके पास प्रमाण होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी की शिकायत भी करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति बहुत परेशान करता है, तो राज्य यानी कि पुलिस आपसे पूछेगी प्रमाण दीजिए, कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे हमें लगे कि हाँ सच में परेशान करता है। फिर आप कहेंगे देखिए मैं इसको जानता बूझता नहीं हूँ और ये मुझे रोज मैसेज करके धमकी देता है, ये देखिए इसके मैसेज आए हुए हैं, धमकी है इसमें। आपने दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर चेक किया, वो उसी का नंबर है, मैसेज उसी के नंबर से गया है, एक बार नहीं 10 बार गया हुआ है। तो एक बेसिक प्रमाण हो गया कि हाँ आरोप सही है। फिर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे आपका क्या जवाब है, वो कहेगा कि इसका फ़ोन चेक किया, मेरा भी चेक कर लो, मैंने 10 भेजे हैं, उससे हर बार उससे पहले इसका मैसेज आया है और इसके 3 मैसेज आए, उसके बाद जाके मैंने एक भेजा।
बात पलट गई, क्योंकि प्रमाण और बेहतर आ गए। जब तक प्रमाण नहीं होगा, आपकी बात में वजन नहीं होगा, बात में दम नहीं होगा। और हल्की बात करने से आईएएस नहीं बन सकते। कच्ची बातें मत कीजिए। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, 2-3 बच्चों ने कहा कि मैं भूगोल विषय का विद्यार्थी हूँ, भूगोल में उत्तर कैसे लिखें? तो दिक्कत है कि मैं भूगोल का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ भूगोल का उत्तर कैसे लिखें? लेकिन मेरी समझ है कि उत्तर लिखना अगर आपको एक विषय में आता है तो वो हर जगह ट्रांसलेट हो जाता है। उसमें अंतर केवल ये होता है कि इस विषय में ये, तो इस विषय में ये। कंसेप्ट, जो कंसेप्चुअल लेवल है आंसर राइटिंग का, वो हर एक विषय में एक ही तरह से काम करता है। तो भूगोल के उत्तर में मेरा ख्याल है कि जब तक आप, अगर भौगोलिक विशेषताओं को लेकर प्रश्न है या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, रिसोर्सेज को लेकर है, जब तक आप नक्शे के साथ किसी बात को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक लगेगा थोड़ा ना कि भूगोल का विद्यार्थी लिख रहा है उत्तर। हिंदी साहित्य के बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि क्या हम किसी कवि के बारे में लिखते उसकी कविता का उल्लेख करें, क्या ये ज़रूरी है? तो मैं उनसे इतना कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो आईएएस का एग्ज़ाम देना भी नहीं है। क्यों ज़रूरी है? कौन सी फांसी हो जाएगी आपको उसके बिना? अब आप किसी कवि की विशेषता बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कबीर दास ने इन मुद्दों पर ऐसा विचार दिया था, और विचार के नाम पर ढेला भर आपके पास है नहीं लिखने के लिए। कोई क्यों माने कि आपने ठीक से पढ़ाई की है? आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में एक आर्टिकल आपको पता नहीं है। कैसे भरोसा करें आपके ऊपर कि आपने सच में पढ़ा है? इसलिए जब भी कुछ कहें ठोस तरीके से कहें, और ठोस तरीके से कहने का मतलब है कि प्रमाण देकर कहें। बस प्रमाण उतने ही आए जितना आपकी बात को साबित करने के लिए है। इतने ज्यादा ना आ जाएं कि प्रमाण ही प्रमाण दिखें, बात दिखे ही नहीं बीच में। कई लोग इतने ज्यादा प्रमाण देना शुरू कर देते हैं, कोई मीनिंगलेस बात हो जाती है। और प्रमाण का मतलब क्या है? हर विषय में अलग अलग। जैसे पॉलिटी का आंसर लिखते हुए आप संविधान के किसी आर्टिकल या किसी एक्ट के किसी सेक्शन की बात कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। अब जैसे आप ये वाक्य लिखेंगे और एक दूसरा वाक्य, समलैंगिकता को दुनिया के कई देशों में अपराध माना जाता है। अब भारत ने लिखा क्योंकि कंफर्म नहीं मानते कि नहीं मानते हैं। ये जो गोल मटोल लैंग्वेज है ये काम नहीं करती है। स्पेसिफिक ठोस भाषा, और उसके लिए जरूरी है कि प्रमाण आपके हाथ में। फिर आप दिखाना चाह रहे हैं आईआर के पेपर में कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा क्या है, या भारत और चीन के बीच में अभी क्या झगड़ा चल रहा है। जब तक आप वहां पर मैप बना के नहीं दिखाएंगे, आप सोच के देखिए कि आईआर के उत्तर में एक विद्यार्थी ने भारत चीन विवाद के संदर्भ में मैप बना के समझा दिया कि ये डिस्प्यूट है, इतनी जमीन ये है, इतनी जमीन ये है, ये रेखा यहां से जा रही है, ये रेखा यहां से जा रही है, डिस्प्यूट यहां है। दुनिया का कोई ऐसा परीक्षक नहीं है जो इस अदा से प्रभावित नहीं हो जाएगा। उसको लगेगा कि इसने बात को ठीक से समझाया है। और जो हवाई तरीके से लिख रहे हैं उनसे कैसे प्रभावित होगा परीक्षक? इसी तरह से यदि आप दर्शन की बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं और किसी महान विचारक का जिक्र करना है, तो उस महान विचारक की किसी बात को कोटेशन के तौर पर या उसकी पुस्तक का नाम, अगर आप एक वाक्य लिखते हैं कि डार्विन ने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है, और आप दूसरा लिखा डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन ब्रैकेट में 1871 में लिखा है कि पर्यावरण के साथ हमारा संबंध इस तरह से काम करता है, कि आपको लगता है कि परीक्षक पर एक जैसा असर पड़ेगा? असर पड़ जाएगा इस बात का। आप कितना सफाई से प्रभावित कर रहे हैं उसे कि डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक, इसमें निहित है कि आपको पता है कि दूसरी पुस्तक है, पहली भी थी। पुस्तक का नाम ब्रैकेट में कौन से वर्ष लिखी गई थी, उसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तथ्यों की बम्बार्डमेंट नहीं करनी है, बहुत तथ्य नहीं लिखने हैं, और आपके उत्तर में 2, 3, 4 ऐसे तथ्य आए जिनको पढ़ के ये एहसास हो कि आपने ठीक से मेहनत की है, हंसी मजाक में नहीं पहुंच गया मुख्य परीक्षा में। और इसी तरह से कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य में किसी कविता को कोट करना हो सकता है, किसी लिटरेचर के और किसी पीस को कोट करना हो सकता है। जो भी आपका विषय है उस विषय के हिसाब से आप इसको देख लें। बस ध्यान रखना इनकी भरमार ना हो, ये उतनी ही मात्रा में हो कि आपके लिखे हुए को साबित कर पा रहे हैं। अगर उतना आप लिखते हैं तो परीक्षक की निगाह में आप एक बहुत प्रामाणिक अभ्यर्थी बन जाते हैं, और ऐसे ही अभ्यर्थियों की तलाश यूपीएससी कर रही होती है। भाषा कैसी है, भाषा को लेकर 2-3 बेसिक पॉइंट्स केवल समझेंगे, भी बाद में विस्तार में समझेंगे। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रवाह।
मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझसे कोई पूछे कि उत्तर लेखन की इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए कि मैं पहले वाले को काउंट करूं या प्रमाण को काउंट करूं या प्रवाह को काउंट करूं, लेकिन बहुत नज़दीकी संघर्ष में अंततः शायद मैं प्रवाह को नंबर 1 पर रखूंगा। नज़दीकी संघर्ष है, एक तरफा नहीं है, पर मैं अपनी राय अगर बताऊंगा तो मेरे ख्याल से प्रवाह नंबर 1 पर है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ उत्तर पढ़े हैं। अगर लिखने वाले की भाषा में प्रवाह हो तो कभी कभी वो प्रवाह में परीक्षक को इस तरह से बहा के ले जाता है कि परीक्षक ये भी भूल जाता है कि उत्तर उस प्रश्न का है ही नहीं जो पूछा गया था। वो खो जाता है, क्या लिखा है, वाह, और नंबर दे देता है। उसको बाद में रियलाइज होता है, रात को सोते हुए सपने में आता है कि अरे वो तो उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं, पर तो नंबर दे चुका हूं। दूसरा गुण है यथासंभव शुद्धता। इस बात को लेकर लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? शुद्ध भी नहीं बोलते कम वक्त, क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? तो मैं बोलता शुद्ध नहीं लिखना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। अच्छा, कई लोग तो गौरव से कहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, क्या इससे फर्क पड़ेगा? गलत फहमी है। कई लोगों को ये गौरव का भाव लगता है कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, तो हिंदी माध्यम क्यों चूज किया था? अंग्रेजी कर लेते। अच्छा, वो अशुद्ध भी नहीं लिख पाते हैं, इसमें तो शुद्ध में दिक्कत है। तो जो भी माध्यम है आपका, जो भी भाषा आप लिख रहे हैं, कहने को कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य को छोड़ के बाकी विषयों में फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा शुद्ध है या नहीं। और जो विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं वो वर्तनी के मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार इतनी ज्यादा होती हैं कि पढ़ते हुए ना हर 5-6 शब्दों के बाद लगता है जैसे दिल में किसी ने खरोच लगा दी हो। इतना खुरचेंगे परीक्षा के दिल को तो कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और कुछ लोग व्याकरण में गलती करते हैं, जैसे वाक्य रचना में मिस्टेक करते हैं। मतलब वाक्य शुरू, भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महात्मा गांधी और नेहरू जी का विवाद हो गया हूं। अगर आप ऐसा वाक्य लिखेंगे, शुरू कहाँ से हुआ, खत्म अचानक कहाँ हो गया, कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा, तो परीक्षक क्यों प्रभावित होगा? लंबे वाक्य लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा कि लंबा वाक्य मत लिखिए, बस लंबा वाक्य लिखिए जब लंबे वाक्य की जरूरत हो। जिनकी भाषा में प्रवाह है वो लंबा वाक्य ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं छोटे वाक्य की तुलना में, इसलिए लंबे वाक्य से परहेज मत कीजिए, लेकिन उसको ठीक तरीके से लिखिए। और भाषा में तीसरी बात है आपकी शब्दावली। शब्दावली के बारे में पहली बात है कि थोड़ी प्रांजल शब्दावली होनी चाहिए। प्रांजल का मतलब है साफ सुथरी सी, साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग करें, जो डिसेंट किस्म के शब्द हैं, हल्के शब्द ना लिखें। दूसरा, एक भाव मन में यह आता है कि शब्दावली में हम कैसी शब्दावली इस्तेमाल करें। जैसे एक शब्दावली थोड़ी उर्दू फारसी प्रधान शब्दावली होती है, एक होती है थोड़ी संस्कृत निष्ठ शब्दों वाली शब्दावली, तत्सम शब्द जिनको बोलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? जैसे वजीर आजम साहब के मिजाज नासाज हैं, एक ये तरीका होता है कहने का। और दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फीलिंग गुड, वही बात कही है, कुछ और नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तीनों बातें एक जैसी हैं। अब क्योंकि हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश वाला तो चलेगा नहीं, बिल्कुल भी चलेंगे पहले दो, मतलब पहला और तीसरा, इनमें से कोई। तो इनमें से कौन सा ठीक है शब्द चयन आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा में? वजीर आजम साहब कई मुल्कों की तफरीह पर गए हैं, या प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं? प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं। देखिए, पहली बात तो है कि उर्दू फारसी शब्दावली से बचिए, जीवन में मत बचिए, सिविल सेवा परीक्षा में बचिए। जीवन में इसके बहुत फायदे हैं। जहां आपने 3-4 वाक्य ठीक से बोल दिए, 1-2 गजल सुना दी, तो शायद वो आपको उपलब्ध हो जाए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। परीक्षित में भी थोड़ा तत्सम हिंदी की डिमांड परीक्षक के मन में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल हिंदी लिखनी है, आसान भाषा लिखिए, लेकिन जब भी आपको शब्दों का चयन करना हो तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा तत्सम शब्दों को प्राथमिकता प्रदान करें। तो प्राथमिकता जैसे एक शब्द है, तत्सम है, ये यूपीएससी में अच्छा माना जाएगा। तो दूसरा मैंने संकेत कर दिया, तत्समी हिंदी।
तीसरी बात है कि अंग्रेजी, अच्छा तत्समी पर आसान पर सरल, तनाव पैदा नहीं करना है कि अब इतनी मुश्किल भाषा लिख के आएगी परीक्षक डिक्शनरी खोल के बैठ गया उसके बाद, ऐसा नहीं करना है। आसान किंतु तत्सम की ओर थोड़ा सा झुकाव रहे, इतना ही करना है। तीसरा है कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें या ना करें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आप धूमधाम से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जीएस में कई बार ऐसा होता होगा कि आपको अंग्रेजी का शब्द पता है, हिंदी का नहीं पता है। हिंदी का पता भी है तो आपको भरोसा नहीं है कि परीक्षक को पता होगा या नहीं है, वाला आपको तो पता है। आज मैं ऐसे कुछ प्रश्न लाया हूँ, जैसे अगर आप पहला ही पेज देखें 2015 में जो पहला प्रश्न है, अगर ये अंग्रेजी में प्रश्न न होता साथ में तो मैं तो नहीं समझ पाता इसका मतलब क्या है, जबकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ। देखिए, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के बावजूद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। अब मुझे दिक्कत ये होती है कि यूपीएससी के लोग अनुवाद करवाते हैं मंगल ग्रह से, पृथ्वी से नहीं करवाते हैं, जबकि पृथ्वी पे भी अच्छे ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, पर ये जानबूझ के मंगल ग्रह भेजते हैं ताकि ऐसा अनुवाद हो क्या है। इसमें क्या समस्या है? ये अपसारी उपागम पता नहीं आप शायद समझते होंगे, मैं तो नहीं समझता हूँ। जब तक मैं अंग्रेजी में डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजीज नहीं पढ़ लूंगा, तब ये अप्रोचेज नहीं पढ़ लूंगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा। डाइवर्जेंट का मतलब है जिनमें डाइवर्सिटी हो, विभिन्नता हो, वैपरीत्य हो, और अप्रोचेस को दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। उपागम ही क्यों कहा जाए, इतना किताबी अनुवाद क्यों किया जाए? तो मैं इसको लिखना पसंद करता कि विभिन्न दृष्टिकोणों या भिन्न दृष्टिकोणों और रणनीतियों के बावजूद। और आगे देखिए कमाल, मंगल ग्रह के प्राणी ने जो असली कमाल किया है वो क्या है? अंग्रेजी में लिखा है हैड ए कॉमन गोल ऑफ एमरेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का अनुवाद किया गया है दलित। डाउन ट्रोडन का मतलब है जो भी समाज में किसी भी रूप में पीछे रह गया हो, वंचित, डिप्राइव्ड, जो कमजोर है वो। प्रश्न है कि दृष्टिकोण अलग थे, रणनीतियां अलग थी, किंतु वंचितों को समाज में बेहतर स्थान दिलवाने को लेकर दोनों की कमिटमेंट बराबर थी। और हो गया हिंदी में अपसारी उपागमों और काफी कुछ के बाद दलितों के उत्थान का, दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। तो ये सब संकट है यूपीएससी में, इसलिए मैं हिंदी माध्यम से कहता हूं कि वो अंग्रेजी के प्रश्न को भी एक बार हल्का सा देख जरूर लें, क्योंकि परीक्षक में हो सकता है उस ग्रह की आबो हवा के हिसाब से अनुवाद किया हो, इस ग्रह पर उसका अर्थ कुछ और चलता हो, तो वो थोड़ा सा देख लेना है। सवाल है कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको हिंदी में आता है लेकिन आपको डर है कि वो परीक्षक ठीक से समझेगा या नहीं, आप अंग्रेजी में भी लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी में ब्रैकेट में किसी शब्द का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप जब जब हिंदी में कोई तकनीकी शब्द लिखें, अगर आपको लगता है कि परीक्षक को दुविधा हो सकती है, आप ब्रैकेट में अंग्रेजी में रोमन लिपि में वो शब्द लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा शब्द ले सकते हैं, जो भी टेक्निकल शब्द है, तकनीकी शब्द है, उसका प्रयोग इस तरह से आप कर लें। जैसे आप कहें कि पितृसत्ता ने स्त्रियों के जीवन में बहुत सी संभावनाओं को निषेध किया है। अब पितृसत्ता हिंदी में प्रचलित शब्द है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई अंग्रेजी पढ़ने समझने वाला व्यक्ति पेट्रियार्की समझता है, उस कंसेप्ट को समझता है, पर पेट्रियार्की के लिए हिंदी में पितृसत्ता चल रहा है, शायद उसकी वहां तक पहुंच ना हो। तो जब पहली बार आपने लिखा पितृसत्ता, ब्रैकेट में लिखिए पेट्रियार्की, उसके बाद हर बार पितृसत्ता लिखिए, फिर पेट्रियार्की मत कीजिए, क्योंकि परीक्षक को एक बार बस पता लग जाए कि आप इस शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में कर रहे हैं, और उसके बाद उसके लिए दिक्कत है नहीं। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आपको लगे पितृसत्ता क्यों लिखो, पेट्रियार्की ही क्यों ना लिख दो, तो आप देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के शब्द को सीधा का सीधा लिख के काम चला सकते हैं। आप ऐसे लिखें, पेट्रियार्की ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थितियों को काफ़ी कमज़ोर किया है, ऐसा लिख के आ जाइए, और ऐसा धूमधाम से लिखिए। मतलब इसके लिए ना ब्रैकेट की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, आप सीधे अपने फ्लो में ही इन शब्दों का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए ऐसे शब्द को उद्धरण चिन्ह में लिखें, सिंगल जो कोमा होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, एकल उद्धरण चिन्ह में लिखें। इसका मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये शब्द मैंने किसी और भाषा से लिया है, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि अनुवाद से
वो मर्म नहीं आ पा रहा जो मर्म मुझे इसका व्यक्त करना है। इस तरह से लिखने में कोई समस्या नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अंग्रेजी का शब्द लिखना चाहें, रोमन लिपि में ही लिखना चाहें और उसका हिंदी अनुवाद ना आता हो तो बिना ब्रैकेट के ही लिखना चाहें, और आप कहना चाह रहे हैं कि पैट्रियार्की ने भारत के ऐसे करके लिखना चाह रहे हैं। यह भी असंभव नहीं है, कभी कभार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर कभी कभार, जैसे एक पूरे प्रश्न में आपने एक आध जगह ऐसा किया, कोई परीक्षक बुरा नहीं मानेगा। परीक्षक इतने मनहूस नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं कहाँ इसके नंबर काटें, ऐसा नहीं होता है। परीक्षक चाह रहे हैं कि आपका मूल्यांकन करें। और यदि एक आध शब्द, तकनीकी शब्द आपने अंग्रेजी में लिख दिया, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो बस देखेंगे कि आपका कंसेप्ट कितना स्पष्ट है, कितने अच्छे तरीके से आप बात कह पा रहे हैं, इतना ही। जब तक उनको शक ना हो जाए कि इसका मीडियम हिंदी है कि अंग्रेजी हो गया, समझ नहीं आ रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक बार, दो बार एक उत्तर में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग रोमन लिपि में करेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने से बचिएगा। ये हुआ शब्दावली का मसला। अंतिम बात है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब यह है कि परीक्षक को आपका उत्तर दिखे कैसा। उत्तर है कैसा अलग बात है। जैसे होता है ना कि इंसान है कैसा, बात की बात है। इंसान दिख कैसा रहा है, पहले तो वो बात है। सूरत और सीरत में ज़्यादा महत्व सीरत का है, पर पहले क्या सामने आता है? सूरत। और जिस व्यक्ति से लंबी बातचीत ना हो, अंत में भी सूरत ही रहती है। किसी को आपने देखा, देखते रहे और वो चला गया, सीरत आई ही नहीं जीवन में कभी आपके सामने। सूरत ही आई, सूरत ही चली गई। सूरत पे आप मुग्ध होकर गाना गाते रहे, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय गाना गा रहे हैं, क्योंकि आपने केवल सूरत देखी, सीरत का नंबर आया ही नहीं, बात ही नहीं हुई। तो जब आपकी उत्तर पुस्तिका खुलेगी ना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने मतलब हज़ारों की संख्या में उत्तर चेक किए हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरा रोज़गार ही ये है, कुछ करना होता है। और मेरे पेरेंट्स संयोग से विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे हैं, तो वो भी, उनके भी जीवन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर पुस्तिकाएँ चेक करने में गुजरा है। घर में ही चेक करते थे, मैं देखता था कैसे चेक करते हैं। तो मैंने पाया कि मिजाज हर परीक्षक का एक जैसा होता है। अब जैसे मेरा हो गया, पहले उनका हुआ करता था। अगर उत्तर दिखने में सुंदर है तो मन करता है कि पढ़ें इसको। ठीक वैसे यदि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, लुभावना है, लुभावना भले ना हो लेकिन कम से कम ठीक है, प्रेजेंटेबल है कम से कम, तो आपका मन होगा कि इससे बात की जाए। या अगर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपका मन होगा कि चलो बात कर लेते हैं। अगर दिखने में ही भुतहा टाइप का लग रहा हो, मान लीजिए कोई, और भुतहा इसलिए नहीं कि उसको संयोग से प्रकृति ने ऐसा बना दिया है, उस सेंस में नहीं। अगर आपको ये लगे कि उसके भुतहा होने में उसी का रोल ज़्यादा है, प्रकृति का नहीं है, ईश्वर की मिस्टेक नहीं है, उसका अपना रोल ऐसा है, झाड़ झंखाड़ बढ़ा के एकदम घूम रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं चिड़ियाघर में हूँ या मैं बाहर हूँ, आदि मानव टाइप का लग रहा है, बन मानुस बन के कोई आ गया है। उसके विचार हो सकता है बहुत महान टाइप के हों, लेकिन विचार तो 2, 4, 5 मिनट के बाद आएंगे, उससे पहले तो बदबू आएगी और आप वो बदबू देख के ही भाग जाएंगे, तो बात कैसे बढ़ेगी आगे। इसलिए सुदर्शन व्यक्तित्व जैसे ज़रूरी होता है, कोई साफ सुथरा सा दिखे, उसके बाद आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है कि इसे और जानते हैं। ठीक वैसे अगर उत्तर आपका सुदर्शन है, दिखने में सुंदर है, तो परीक्षक के मन में उत्साह आता है कि लगता है अच्छा लिखा होगा, इसे पढ़ा जाए। और यदि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि सिंधु घाटी के बाद आपका ही नंबर आने वाला है, कि इसको पढ़ने के लिए परीक्षक रात दिन एक किए हुए और पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर आप मान के चलिए परीक्षक सिर दर्द की दवाई खाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता है उसके बाद, और जितना वो अपना नुकसान करता है उतना नुकसान हिसाब तो बराबर करेगा किसी से, किससे करेगा हिसाब बराबर? आपसे ही करेगा। मैं तो क्या करता था, जब बहुत गंदी हैंडराइटिंग का उत्तर होता था ना, उसको लास्ट में रखता था, सबसे अंत में। अच्छी हैंडराइटिंग वाला है, चेक किया, अच्छे से किया। मैं बहुत तटस्थ होने का प्रयास करता हूँ, और मैं उस प्रोसेस को समझने में रुचि रखता हूँ कि व्यक्ति तटस्थ कब नहीं रह पाता है। जब हम इंटरव्यू का बोर्ड बैठाते हैं तो उसमें 5 मेंबर्स बैठा करते थे, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 मेंबर्स कौन होते थे? कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं, कोई भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर IAS ऑफिसर्स और सीनियर प्रोफेसर्स, और 5वां मैं बैठता था।
मैं इसलिए कि मैं कोऑर्डिनेट करता था दृष्टि की तरफ से। सवाल वो लोग ज़्यादा पूछते थे, मेरी ज़्यादा रुचि थी मूल्यांकन करने में, कहाँ कहाँ कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता था कि वो लोग कहाँ कहाँ सब्जेक्टिव हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बाद में कहा भी, वो शर्माने लगे इस बात को सुन के। मैंने अक्सर पाया, अक्सर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने हमेशा पाया, दरअसल मैंने हमेशा पाया कि सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को उन सब ने हमेशा ज़्यादा नंबर दिए, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद अपना कबाड़ा न किया हो। अगर वो सुंदर दिखता है, और मैं इसमें जेंडर को भी शामिल करके बोल रहा हूँ, मैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं कर भी नहीं सकता हूँ इस बात को खारिज, क्योंकि मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान के सब बंदी हैं, मनोविज्ञान के सब क्या हैं, उसके शिकार हैं। अगर बोर्ड मेंबर्स में 5 या 4 पुरुष बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है किसी फीमेल कैंडिडेट को। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर 5 स्त्रियां बोर्ड में बैठी हैं और एक स्मार्ट सा पुरुष इंटरव्यू देने गया है तो संभावना बनती है कि 10-12 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, इस भाव से कि है तो सुंदर, कुछ भी कहो ये भाव चेतन मन में नहीं होता, अवचेतन अचेतन में रहता है। पर मूल्यांकन की प्रक्रिया में अचेतन वाला भाव ठीक ठाक काम करता है, ऐसा असर पैदा करता है। मैंने फील किया कि एक सुंदर व्यक्ति ठीक ठाक उत्तर देके वैसे ही नंबर ले रहा है जितना एक कम सुदर्शन व्यक्ति बहुत अच्छे उत्तर देने के बाद ले पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा बाद में, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको आपने खुद कहा कि ठीक ठाक है और नंबर दिए इतने सारे, इसके बारे में आपने कहा कि बहुत अच्छा है लेकिन नंबर इतने ही दे रहे हैं। तो मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। सीनियर थे, मैं उनसे क्या बोलता, बोले वहाँ भी ऐसे ही होता है, यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है। बोले मुझे चुप करने के लिए उन्होंने बोला कि वहाँ भी ऐसे ही होता है। मैं चुप हो गया। पर उत्तर चेक करते हुए मैंने इसको खुद महसूस किया कई बार कि हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो मेरे हाथ से 2-3 नंबर फिसल ही जाते हैं, और हैंडराइटिंग खराब हो तो हिसाब बराबर किए बिना मन नहीं मानता है। एक तो उसको अंत में रखता हूँ, लास्ट में जब 3-4 छटे हुए उत्तर रह जाते फिर उनको निकालता हूँ, जब कोई चारा नहीं बचता है। फिर बहुत दुख के साथ उनको पढ़ता हूँ, तनाव लेके पढ़ता हूँ, और अंत में एक खास तरीका अपना लेता हूँ कि 2-3 लाइनें पढ़ी, बाकी अनुमान कर लिया और नंबर दे दिए। ये तरीका यूपीएससी भी करती है, सारी जगह होता है। यूपीएससी के एक बहुत नामी परीक्षक हैं, नामी अध्यापक हैं, आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मामला है। वो कॉपी चेक करते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप कॉपी चेक करते हुए क्या क्या ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। ये उनका पहला वाक्य था, रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। मैं उत्तर तभी पढ़ता हूँ जब किसी में दम हो कि उत्तर पढ़वा ले मुझसे। तो बोले 10, 20, 30 कॉपीज में से एक आध कॉपी ऐसी होती है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं उत्तर पढ़ूं, वरना मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा फिर अब बिना पढ़े कैसे, मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू ऐसे नंबर देते हैं, कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा। बोले हाँ तरीका है, हर उत्तर पुस्तिका का पहला उत्तर पढ़ता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि वो उसका बेस्ट लेवल है। आजकल तो वो तरीका संभव नहीं रहा है, पहले तो ये था कि आप क्रम बदल सकते थे उत्तरों का, तो हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छा उत्तर सबसे पहले लिखता था। बोले मुझे लग जाता था कि ये इसका बेस्ट लेवल है, और मैंने अनुमान कर लिया कि ये 10 में से 6 के लायक है, तो 6 बेस्ट लेवल है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 6 से लेकर 4 तक जाएगा, और धीरे धीरे उसी अनुपात को कम करते हुए नंबर देता रहता था। पहले मान लीजिए 60 है, 36 नंबर दिए, 60%। अगले में कर दिया 55, 52, 50, 48, 46, 44, 40, खत्म। पढ़ा एक ही उत्तर। ऐसे बहुत परीक्षक हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं, एक उत्तर पढ़ा या हर उत्तर की शुरू की 4 लाइनें पढ़ी, उससे अनुमान कर लिया। और ये मान के चलिए कि परीक्षक के लिए उत्तर चेक करना बहुत झंझट वाला काम है, उसका मन नहीं करता उत्तर पढ़ने का, और उसके ऊपर आपने हैंडराइटिंग ऐसी बना दी है कि वो समझ नहीं आ रहा किस ग्रह से लिखवा के लाए हैं। अगर आप इसके बाद ये सोचते हैं कि कोई आपका उत्तर पढ़ेगा तो पहली गलतफहमी यही है, पढ़ेंगे नहीं आपका उत्तर, मुश्किल होगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका उत्तर दिखने में कैसा है, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए आपका उत्तर, कि उसको देख के मन हो कि पढ़ा जाए इसको। तो उसकी बहुत सारी तकनीकें हैं, उसकी तकनीकों पर हम आएंगे, लेकिन अभी के लिए केवल एक संकेत मैं कर रहा हूँ
कि यदि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका को ठीक से सजाया हुआ है तो मान के चलिए कि उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सजावट का एक नियम होता है, एक सीमा से ज़्यादा सजाते हैं किसी को भी तो आपको पता है कि वो मतलब खराब लगने की स्थिति आ जाती है। ऐसा होता है ना, कोई बहुत रूपवान व्यक्ति थोड़ा बहुत सजे तो और रूपवान हो जाता है, अगर थोड़ा और सजे और सजे और सजे तो पता है आपको वो कैसा लगने लगता है उसके बाद। समझ रहे हैं ना मैं? हाँ, अभी थोड़ा बहुत सजाएंगे तो सौंदर्य निखर के आएगा, ज़्यादा सजा दिया तो फिर वो अजीब किस्म का, विद्रूप किस्म का सौंदर्य होगा, गंदा सौंदर्य हो जाएगा, छिछला सौंदर्य हो जाएगा। ऐसा ना लगे। आपने कई लोगों को देखा होगा सुंदर बनने के चक्कर में भोंडे बन जाते हैं एकदम। देखा है ऐसा कभी? सुंदर बनने के अतिरिक्त प्रयास में भोंडे बन गए। तो उत्तर भी सुंदर बनने के सीमित प्रयास तक रहे तो ठीक है, वरना भोंडा बन सकता है। तो इसमें कुछ पक्ष केवल संकेत के लिए बता दूं, फिर हम एक एक करके उनकी बात कर लेंगे। जैसे प्रस्तुतिकरण में आपके पैराग्राफ का प्रयोग कैसा है, आपने डायग्राम्स का यूज किया या नहीं किया, डायग्राम्स का, ग्राफ्स का, पाई डायग्राम का, वेन डायग्राम का, इन सब का प्रयोग किया या नहीं किया, नक्शों का प्रयोग किया या नहीं किया, आपने जो पेन यूज किया, पेन किस कलर का यूज किया, किन कलर्स के पेन यूज किए, कौन सा पेन, जेल पेन यूज किया या बॉल पेन यूज किया, ये जो सारे पक्ष हैं, इन सारे पक्षों को मैं कह रहा हूं कि आपका प्रस्तुतिकरण कुल मिलाकर कैसा है, ये एक पक्ष बनता है। और यदि आपका इन सारे पक्षों पर ठीक ठाक पकड़ है तो फिर मैं कई विद्यार्थियों को ऐसा बोलता हूं कि अगर ईश्वर बीच में आ गया तो अलग बात है, वरना आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि आईएएस से जितना हुआ है, दरअसल ये एक बहुत ही आसान एग्जाम है। बस आपको थोड़ा सा लिखने की क्षमताओं को डेवलप करना है, उसके बाद इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप आईएएस बन सकते हैं।